साथियों, हिंदी सचेतन चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी साहित्य संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के इतिहास पुस्तक से आगे का भाग। पिछले वीडियो में हमने इस पुस्तक की भूमिका को देख लिया। साथियों, आपने अगर ना देखा हो तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखें। आइए देखते हैं इसका अगला भाग। इतिहास के प्रस्तुत अध्ययन क्रम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को सामान्य आधार मानकर चला गया है, जिसका कुछ संशोधन के साथ ईसवी सन में रूपांतरण कर इस प्रकार होगा। समय देखेंगे और हम यहाँ काल विभाजन भी देखेंगे। पहले आदिकाल, जिसका दूसरा नाम वीरगाथा काल। इसका समय 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी सन है। पूर्व मध्यकाल, जिसका दूसरा नाम भक्ति काल भी है, 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक है। उत्तर मध्यकाल, जिसका दूसरा नाम रीतिकाल है और इसका समय है 1650 से 1850 ईस्वी तक। आधुनिक काल, जिसका दूसरा नाम गद्य काल है और इसका समय है 1850 से अब तक। कालों की घटती अवधि 350 से 300, 200 वर्ष। आचार्य शुक्ल के विक्रमी विभाजन में 325 से 325, 200 और 200 से 85 वर्ष। साहित्यिक गति की उत्तरोत्तर क्षिप्रता का साक्ष्य प्रस्तुत करती है, जिसका एक मुख्य कारण संचार साधनों की तीव्रता और मानवीय संपर्कों की बढ़त है। आधुनिक काल के अब तक प्राय 150 वर्षों में कई रचना युग बीत चुके हैं, जिन्हें प्रस्तुत अध्ययन में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रगति प्रयोग युग, नई कविता, नवलेखन युग नाम दिए गए हैं। कालों की घटती अवधि एक ओर है तो दूसरी ओर विवेचना का उसी क्रम में बढ़ता विस्तार। आचार्य शुक्ल के इतिहास के संशोधित और परिवर्धित संस्करण 2002 विक्रमी तदनुसार 1945 ईस्वी में अनुक्रमणिका को निकाल देने पर कुल 630 पृष्ठ होंगे। कुल 630 पृष्ठ होंगे। इन पृष्ठों में काल विवेचन का बंटवारा इस प्रकार है। देखते हैं। अपभ्रंश काल 20 पृष्ठों में, अपभ्रंश काल 20 पृष्ठों में है और वीरगाथा काल 27 पृष्ठों में, भक्ति काल 150 पृष्ठों में, रीतिकाल 150 पृष्ठ में, आधुनिक काल 280 पृष्ठों में और कुल योग है 627 पृष्ठों का कुल योग है। आरंभ के 3 पृष्ठों में काल विभाग तथा आदिकाल का सामान्य परिचय दिया है। आरंभ के 3 पृष्ठों में काल विभाग, आदिकाल का सामान्य परिचय है। विवेचन विस्तार का बहुत कुछ ऐसा ही अनुपात प्रस्तुत अध्ययन में मिलेगा। आधुनिक काल का समापन और विचार संचार का काल आरंभ नए सहस्त्राब्द से माना गया है। इस प्रसंग का विवेचन अंत में द्रष्टव्य है। तो ये सभी जानकारी हमने भाग 1 में देखा। काल विभाजन, रूपांतरण, समय और साथ ही कितने पृष्ठों में किस काल का विभाजन है, ये हमने पहले भाग में देखा। अब दूसरे भाग में देखते हैं। इतिहास के रोचक और कुछ करुण अंतर विरोधों में से एक यह है कि तरानाए हिंद के गायक, अपने को हिंदी कहने वाले और अपने वतन को हिंदुस्तान मानने वाले प्रसिद्ध शायर और मनीष डॉक्टर इकबाल कालक्रम में पाकिस्तान की योजना के आरंभिक
प्रस्तावकों में हुए हैं। पंक्तियां महत्वपूर्ण हैं, इसे ध्यान देंगे। आगे, पर यह अंतर्विरोध का मूल गुण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रयोग में विरुद्धों का सामंजस्य, इसे हम ध्यान देंगे। विरुद्धों का सामंजस्य हिंदू धर्म और हिंदुस्तान की संस्कृति का आधारभूत तत्व है। यूं अंतर्विरोधों का होना और फिर उनका समन्वय एक प्रकार से संस्कृति मात्र का लक्षण है। यूं अंतर्विरोधों का होना और फिर उनका समन्वय एक प्रकार से संस्कृति मात्र का लक्षण है। उसकी जीवंतता का प्रमाण है, पर हिंदू धर्म और उससे जुड़ी तथा उसके सहारे विकसित संस्कृति में यह प्राणधारक तत्व रहा है, जिसके होने से ही कवि के सरल से लगते तराने में यह गहरी अनुभूति हुई थी। पंक्तियां हैं यहाँ पे कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये इकबाल जी की पंक्तियां हैं। पंक्तियां महत्वपूर्ण हैं, ध्यान देंगे। यह बात ध्यान से देखने पर हिंदू मानसिकता की वह शक्ति है जो अनेक अंतर्विरोधों को अपने में समोए हुए है। इन अंतर्विरोधों को समोने की शक्ति हिंदू मानस को शायद इसलिए मिली कि वह किसी धर्म ग्रंथ विशेष और व्यक्तित्व विशेष पर अनिवार्यता आस्था लाने का आदर्श नहीं देता। इसलिए आस्तिक, नास्तिक, ब्राह्मण, शैव, मूर्ति पूजक और प्रतिमा भंजक सब उसके प्रवाह में शामिल हैं। तब अंतर्विरोधों का उपजना स्वाभाविक है और हिंदू दिमाग धीरे धीरे उनको शमन करने का आदी होता गया। यहाँ धर्म संस्थागत नहीं बना, वरन एक आंतरिक जिजीविषा का रूप हो गया। एक ऐसी हस्ती जो यूनान, मिस्र और रोम के मिटने पर भी बराबर बनी रहती है। हिंदू मानस के अनेक अंतर्विरोधों में सबसे दिलचस्प है सूक्ष्म अद्वैत दर्शन की जड़ीभूत जाति व्यवस्था का सह अस्तित्व। ध्यान देंगे, हिंदू मानस के अंतर्विरोधों में सबसे दिलचस्प है सूक्ष्म अद्वैत दर्शन और जड़ीभूत जाति व्यवस्था का सह अस्तित्व। तत्व चिंतन के सूक्ष्मतम भाव भूमि अद्वैत की परिकल्पना में है, जहाँ संपूर्ण यथार्थ एक ब्रह्म की सत्ता की ही विविध रूपा अभिव्यक्ति है। यह अद्वैत भावना हिंदू दर्शन की विशिष्ट उपलब्धि है और इस रूप में अन्यत्र नहीं मिलेगी। वहीं जाति प्रथा का स्थूल रूप जन्म पर आधारित जाति के मूल अर्थ में ही ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। जातियों का जाल और वर्गीकरण इतना पूर्ण और व्यवस्थित है कि छंद शास्त्र का प्रस्तार याद आ जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद की यह टिप्पणी अनायास गणित की अंतःराशि की ओर संकेत करती है कि हिंदू समाज में नीचे से नीचे समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है। ये आचार्य हजारी प्रसाद के द्वारा कथित कथन है और महत्वपूर्ण कथन है। मित्रों, ये बार बार परीक्षा में पूछा गया कथन है। आगे देखते हैं। और यह व्यंग नहीं, व्यवहारिक सच है तो एकत्व का परम रूप अद्वैत में और वैविध्य की बहार जाति प्रथा में, ये दोनों छोर हिंदू व्यवस्था में बड़े इत्मीनान के साथ समाये हुए हैं। इसी तरह दैव विधान और कर्म का महत्व यहाँ के दर्शन में एक साथ अटे हैं। कुछ ऐसा ही अंतर्विरोध भारतीय काव्यशास्त्र की मान्यताओं में मिलता है। एक और रस सिद्धांत का सूक्ष्म चिंतन है तो जो अपनी ऊंचाइयों में दर्शन की कोटि तक पहुँचता है, और दूसरी ओर अलंकारों और ध्वनियों का स्थूल तौर पर विभाजन और वर्गीकरण है, जो बाबू गुलाब राय को ठीक ही हिंदू जाति प्रथा का स्मरण दिलाता है।
ध्वनियों के वर्गीकरण के प्रसंग में उन्होंने या अल्लाह गौड़ों में भी और वाला किस्सा याद किया है। हमारे यहाँ के भेदों को देखकर दूसरे साहित्य वाले ब्राह्मणों की पंक्ति में बैठे हुए छद्म वेशधारी मुसलमान की भांति चिल्ला उठते हैं, या अल्लाह गौड़ों में भी और। मैं उन भेदों को गौड़ों तक यानी मोटे मोटे भेदों तक ही सीमित रखूंगा। सिद्धांत और अध्ययन, ध्वनि और उसके प्रकार में ये कथन जो है वर्णित है। कथन एक बार पुनः देखते हैं, महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ के भेदों को देखकर दूसरे साहित्य वाले ब्राह्मणों की पंक्ति में बैठे हुए छद्म वेशधारी मुसलमान की भांति चिल्ला उठते हैं, या अल्लाह गौड़ों में भी और। मैं उन भेदों को गौड़ों तक यानी मोटे मोटे भेदों तक ही सीमित रखूंगा। आगे, अपने चिंतन में ही नहीं अपनी रचना प्रक्रिया में भी हिंदू मानस इसी प्रकार के छोरों को दर्शाता है। हमारे दो आदि काव्य रामायण और महाभारत अपनी परिकल्पना में एक दूसरे के विरोधी हैं। एक आदर्श की चरम गाथा है तो दूसरा यथार्थ का नग्न रूप। कथा का मूल ढांचा दोनों जगह भारतीय हिंदू परिवार में भाइयों के आपसी संबंध पर टिका हुआ है, पर इन संबंधों की दिशा अलग अलग है। रामायण के भाई इस बात के लिए तत्पर हैं कि दूसरा गद्दी पर बैठे, जबकि महाभारत के भाई दूसरे को सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं देना चाहते। क्या यह एकदम आकस्मिक है कि इन दोनों महाकाव्यों की रचना परिकल्पना एक दूसरे के इतने प्रतिरोध में हो? क्या हिंदू मानस के चरम अंतर्विरोधों का रूप यहाँ देखने को नहीं मिलता? इन दो छोरों में हिंदू जातीयता का पूरा विस्तार समा गया है। अंतर्विरोधों के बीच अपने को गतिशील रखने की क्षमता अब तक चली आती है। तभी तो संभव हुआ कि इस देश का एक संविधान सर्वत्र आर्यावर्त में मनु महाराज ने रचा। अंतर्विरोधों के बीच अपने को गतिशील रखने की यह क्षमता अब तक चली आती है। तभी तो संभव हुआ कि इस देश का एक संविधान स्वतंत्र आर्यावर्त में मनु महाराज ने रचा था और दूसरा देश के फिर से स्वाधीन होने पर डॉक्टर अंबेडकर ने रचा। मनु के विधान में अंबेडकर के लिए स्थान नहीं था या नहीं जैसा था। अंबेडकर के विधान में मनु के लिए पूरा स्थान है। इतिहास चक्र की यह विलक्षण गति सारे समाज दार्शनिकों को परेशान करने वाली है और तब समझ में आता है कि हमारे यहाँ धर्म की व्याख्या धारण करने के अर्थ में क्यों की गई है। धर्म वस्तुतः वह है जो इन अंतर्विरोधों को धारण करने की सामर्थ्य रखता है। धर्म सामान्यतः जीवन को धारण करें तो इसमें कुछ विशेष बात नहीं है। विशेष बात तब है कि उससे जीवन के अंतर्विरोधों को धारण करने की अपेक्षा की जाए। धारण करने की इस शक्ति ने भारतीय संस्कृति को प्रबल, ग्रहणशील और प्रवाहमानता दी है। यह ठीक है कि इस संस्कृति का मूलाधार आर्य संस्कृति रही, पर बहुत बड़ा अंश आर्येतर सभ्यता का है, आगामों का है, बौद्ध, जैन और सिखों का है, फिर इस्लाम और ईसाई धर्म के प्रभाव हैं। यह सब मिलाकर भारतीय संस्कृति की धारा बनती है, जो आधुनिक काल में इकबाल की प्रसन्न आशंसा का कारण होती है। अंतर्विरोधों की द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के यह धारा इतने लंबे समय तक गतिशील बनी रही है। हिंदू देवमाला में इसलिए विविध कालों में ऐसे देवता अधिक लोकप्रिय हुए जिनमें अंतर्विरोधों को धारण करने की क्षमता थी। इंद्र में योद्धा और संगीत प्रेमी, शिव में सबसे बड़े योगी और वैसे ही भोगी, ज्ञानी और भोलानाथ, कृष्ण में प्रेमी, कूटनीतिज्ञ और दार्शनिक के परस्पर विरोधी पक्ष ऐसे घुल मिल गए हैं कि सहसा उनके विरोध तत्व का आभास ही नहीं होता। इन विरोधों और
उनकी समरसता के बीच से इस देश के दार्शनिकों और मनीषियों ने जीवन की एक समग्र, समृद्ध और संपूर्ण प्रस्तावना प्रस्तुत करनी चाहिए। यही हिंदू धर्म का मूल चरित्र है। हिंदी भाषा की प्रकृति इस चरित्र से जुड़ी है। भाषाओं के लंबे इतिहास में ऐसी बहुरूपी भाषा का अस्तित्व और कहीं नहीं मिलेगा। भौगोलिक विस्तार के अनेक जनपदों और उनमें व्यवहृत 18 बोलियों के वैविध्य को, जिनमें से कई व्याकरणिक दृष्टि से एक दूसरे की विरोधी विशेषताओं से युक्त कही जा सकती है, हिंदी भाषा बड़े सहज भाव से धारण करती है। हिंदी के स्वरूप के संबंध में इसलिए वैचारिक द्वय की धारणा ग्रियर्सन में जगह जगह दिखती है। भाषा सर्वेक्षण के भूमिका भाग में वे लिखते हैं, ये कथन ग्रियर्सन जी का है, देखते हैं इसे। इस प्रकार यह कहा जाता है और सामान्य रूप से लोगों का विश्वास भी है कि गंगा के समस्त काढ़े में बंगाल और पंजाब के बीच अपनी प्रवेश स्थानीय बोलियां सहित एकमात्र प्रचलित भाषा हिंदी ही है। एक दृष्टि से यह ठीक है कि और इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। तो ये कथन जो है ग्रियर्सन जी का है, इसे एक बार पुनः देखते हैं कि इस प्रकार यह कहा जाता है कि और सामान्य रूप से लोगों का विश्वास भी यही है कि गंगा के समस्त कांठे में बंगाल और पंजाब के बीच अपनी अनेक स्थानीय बोलियों सहित केवल एकमात्र प्रचलित भाषा हिंदी ही है। एक दृष्टि से यह ठीक है और इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। सर्वत्र हिंदी अथवा हिंदुस्तानी भाषा की शासन की भाषा है और ग्रामीणों स्कूलों में यही शिक्षा का माध्यम भी है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इस क्षेत्र के लोग द्विभाषा भाषी हैं, अतएव व्यवहार में उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती और ये लोग नहीं चाहते कि शासन कार्य के लिए अनेक भाषाएं स्वीकार कर कठिनाई उत्पन्न की जाए। यह सब होते हुए भी तथाकथित हिंदी की इन बोलियों की जब भाषा शास्त्रीय परीक्षा करता है और उन्हें समूह के अंतर्गत लाने अथवा उन्हें वर्गीकृत करने का उद्योग करता है तो इनके मुहावरों तथा गठन में उसे अत्यधिक अंतर मिलता है। ग्रियर्सन के काफ़ी पहले विलियम कैरे ने 1815 में इसी प्रकार की भावना व्यक्त की थी। एक और हिंदी क्षेत्र की बोलियों में शब्दावली की समानता होने पर उन्हें रूपतंत्र की भिन्नता प्रतीत हुई और दूसरी ओर हिंदी के विस्तार के प्रति बड़े आश्वस्त भाव से उन्होंने पहली निगाह में लिखते हैं कैरे महोदय कि इसी बोली में मैं सारे हिंदुस्तान को समझ सका हूँ। कैरे महोदय इस कथन को कहते हैं हिंदी बोली के लिए। आगे बताते हैं, यहाँ स्मरणीय है कि कैरे का भाषा सर्वेक्षण अपने ढंग का पहला प्रयास है और बाइबिल के अनुवादों के सिलसिले में उन्होंने हिंदी क्षेत्र की बोलियों का गहराई के साथ परीक्षण किया था। हिंदी क्षेत्र की कुल 18 बोलियां हैं और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, बांगरू, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी में मैथिली, मगही, भोजपुरी और राजस्थानी में मेवाती, अहिरवाटी, मालवी, जयपुरी, हड़ौती, मारवाड़ी, मेवाड़ी तथा पश्चिमी में पश्चिमी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, पूर्वी पहाड़ी ये कुल 18 बोलियां हैं हिंदी क्षेत्र की। व्युत्पत्ति की दृष्टि से अलग अलग अपभ्रंशों से विकसित हुई हैं। बोधगम्यता के संदर्भ में तो ग्रियर्सन ने कहा है कि झांसी जिले के किसान
अर्थात बुंदेली बोलने वाले को गोरखपुर जिले के किसान अर्थात भोजपुरी बोलने वाले के बाद बात करने में कठिनाई होगी। व्याकरण के स्तर पर पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और भोजपुरी के अंतर प्रसिद्ध हैं। पश्चिमी की बोलियों में कर्ता कारक के लिए ने परसर्ग पूर्व में अवधि और भोजपुरी में एकदम अनुपस्थित है। पश्चिमी की बोलियों में कर्ता कारक के लिए प्रयुक्त ने परसर्ग पूर्व में अवधि और भोजपुरी में एकदम अनुपस्थित है। पश्चिमी में भविष्यत काल के लिए हा और ग प्रत्यय है, पूर्व में बा। दूसरी ओर पूर्व के भूतकाल में प्रयुक्त अल इल प्रत्यय पश्चिम की बोलियों में नहीं है। अ स्वर का उच्चारण भोजपुरी में जिस रूप में है वह बंगला आदि पूर्वी भाषाओं के निकट है। अ स्वर का उच्चारण भोजपुरी में जिस रूप में है वह बंगला आदि पूर्वी भाषाओं के निकट है, बजाय पश्चिमी हिंदी क्षेत्र की बोलियों के। इन्हीं सब कारणों से प्रेरित होकर ग्रियर्सन ने लिखा है तथा कथित हिंदी की बोलियां। ये ग्रियर्सन महोदय हिंदी की बोलियों के लिए लिखते हैं तथा कथित हिंदी की बोलियां। यह स्पष्ट है कि ग्रियर्सन अपने भाषा वैज्ञानिक विचार क्रम में इन बोलियों को एक भाषा से संबद्ध नहीं मानते। उनके सर्वेक्षण में हिंदी क्षेत्र की 5 उपभाषाएं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी किसी एक स्थान पर विवेचित न होकर सर्वेक्षण की 5 अलग अलग जिलों में क्रमशः 9, 1, 6, 5, 5, 2, 9, 2 तथा 9, 4 में वर्णित हुई हैं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण में उन्होंने भीतरी, बाहरी तथा बीच की तीनों शाखाओं में हिंदी क्षेत्र की बोलियों को रखा है। अर्थात ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी क्षेत्र की बोलियों की विशेषताएं सारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की विशेषताओं के समतुल्य हैं और तब यह अकारण नहीं है कि इन तीनों वृत्तों का केंद्र उन्होंने पश्चिमी हिंदी को माना है। कथन है, जब उन्हें भारतीय आर्य भाषाओं को किसी क्रम में रखना पड़ेगा तो सर्वप्रथम मध्य देश की भाषा पश्चिमी हिंदी को केंद्र में रखना पड़ेगा। तो ये भूमिका में इन्होंने लिखा है ग्रियर्सन महोदय ने। आगे कहते हैं कि और इतने पर भी कवि के शब्दों में कुछ बात है कि इन सारी बोलियों के समूह और संश्लेषण को पहले भी हिंदी, हिंदवी, हिंदुई कहा जाता था और आज भी हिंदी कहा जाता है। कबीर और मुल्ला वजही, जायसी और तुलसी, सूर और मीराबाई, भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त, निराला और अज्ञेय समान रूप से और समभाव से हिंदी की कवि हैं। इनकी रचनाओं का इतिहास हिंदी संवेदना का इतिहास है। यह ठीक है कि इन बोलियों में से दक्कनी भाषिक रूप में हिंदी के निकट है, पर साहित्यिक संदर्भों में उर्दू के। इसके पीछे कई कारण हैं जो विशुद्ध भाषा वैज्ञानिक विचार क्रम से कुछ अलग पड़ते हैं। एक तो हिंदी क्षेत्र या कि प्राचीन मध्य देश के जनपदों के बीच सामाजिक संबंधों की स्थिति और सांस्कृतिक एकरूपता बराबर रही है। ग्रियर्सन ने इस स्थिति को बड़े अच्छे ढंग से पहचाना है। बिहारी के प्रसंग में लिखते हैं, ग्रियर्सन महोदय का कथन है कि यहाँ तक कि रामायण महाकाव्य की रचना के युग में भी अयोध्या आधुनिक अवध है नाम अयोध्या के
रामचंद्र ने मिथिला अथवा आधुनिक उत्तरी बिहार की प्रसिद्ध राजकुमारी सीता के साथ विवाह किया था। बिहार का मुख सदैव उत्तर पश्चिम की ओर रहा। बंगाल की ओर से तो उस पर शत्रुतापूर्ण आक्रमण ही होते रहे। इन्हीं कारणों से लोग बिहारी भाषा को यूपी में प्रचलित हिंदी का ही एक रूप मानते हैं, किंतु वास्तव में यह तथ्य के सर्वथा विपरीत है। बिहार तथा बंगाल के पारस्परिक चाहे तो दुर्भावना हो, बिहारी भाषा बंगला की बहिन है और पश्चिम की बोली से उसका बहुत दूर का संबंध है। साथियों ध्यान देंगे, यह प्रश्न बना हुआ है कि बिहारी भाषा बंगला की बहिन है और पश्चिम की बोलियों से उसका बहुत दूर का संबंध है। तो इसे ध्यान देंगे। आप इस कोटेशन को ग्रियर्सन महोदय का ये कोटेशन लिख लेंगे। भारत का भाषा सर्वेक्षण की भूमिका में इन्होंने ये कथन कहा है। जब भाषा वैज्ञानिक तथा सामाजिक साक्ष्यों के बीच वैषम्य उपस्थित होता है तो ग्रियर्सन अपनी मान्यता भाषा वैज्ञानिक साक्ष्यों को ही देते हैं, पर बिहार की भाषिक स्थिति इसी से प्रकट नहीं होती कि वहाँ की बोलियों का व्याकरण बंगला जैसा है, बल्कि इससे भी जुड़ी है कि वहाँ के निवासी अपनी काव्य भाषा के लिए ब्रजभाषा अथवा खड़ी बोली को आधार रूप में चुनते हैं और उनकी जातीय पाठ्य रचना तुलसीकृत रामचरितमानस है, न कोई बंगला काव्य। यही काव्य भाषा के महत्वपूर्ण साक्ष्य पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। काव्य भाषा का संबंध रचनाकार से हो नहीं, श्रोता और पाठक वर्ग से भी होता है। इस रूप में वह पूरे जन समाज को परस्पर जोड़े रहती है। एक ओर जन बोली से वह शक्ति लेती है और दूसरी ओर उसे परिष्कार देती है। तुलसीदास के बारे में एक रोचक किंवदंती यह है कि रामचरितमानस पहले वे संस्कृत में लिखना चाहते थे, पर जितना वे दिन भर में लिखते उतना रात भर में मिट जाता था। तब शंकर जी ने उन्हें स्वप्न दिया कि तुम जनभाषा में रचना करो और वह अस्थायी होगी। फिर तुलसी ने अपनी कथा को भाखाबद्ध किया। यहाँ काव्य भाषा की प्रसरण शक्ति पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। इस दृष्टि से किसी क्षेत्र की काव्य भाषा वहाँ के समाज को प्रतिफलित करती है। समूचे मध्य देश की काव्य भाषा का आधार हर युग में एक रहा है। कभी आरंभ में वह खड़ी बोली था तो कभी खड़ी बोली और ब्रजभाषा का मिला जुला रूप, फिर मध्यकाल में ब्रजभाषा और अंशतः अवधि। तो ये अवधि तक आने की जो क्रिया है इसे हम ध्यान में रखेंगे। और अब आधुनिक काल में यह फिर से खड़ी बोली हुआ। कुमायूं से सुमित्रानंदन पंत, बैसवाड़े से निराला, ब्रज क्षेत्र से महादेवी वर्मा और भोजपुरी क्षेत्र से प्रसाद आकर एक खड़ी बोली के आधार पर उस नए काव्य आंदोलन को जन्म देते हैं जो आधुनिक कविता की विशिष्टतम उपलब्धि बनता है। छायावादी कविता इतने बोली क्षेत्रों के संस्कार अपने में समाहित किए हैं जो घुल मिलकर एक काव्य भाषा में रचे गए। हिंदी क्षेत्र की भाषिक एकता का सबसे बड़ा प्रमाण यह समान काव्य भाषा का प्रयोग है। आधुनिक काल में इस मध्य देश अथवा हिंदी प्रदेश की पहचान बनाने में धीरेन्द्र वर्मा, राहुल सांकृत्यायन तथा वासुदेव शरण अग्रवाल प्रमुख हैं। राजनीति क्षेत्र के विचारकों में राम मनोहर लोहिया का ध्यान इस ओर गया। उर्दू जो बोलचाल में खड़ी बोली का ही एक रूप है, हिंदी काव्य भाषा से अलग हो जाती है। यहाँ स्मरणीय है कि यह अलगाव सांप्रदायिक धरातल पर कभी नहीं रहा। अलगाव का यदि कोई आधार रहा तो यह कि उर्दू दरबार से जुड़ी रही, यद्यपि बाजार से भी उसका संबंध बराबर बना रहा और हिंदी विविध बोलियों के रूप में जनसाधारण में प्रयुक्त होती रही।
इसीलिए कायस्थ जैसी हिंदू जाति दरबार से संबद्ध होने के कारण उर्दू प्रयोग में अग्रणी रही और खत्री तथा अग्रवाल जैसी व्यापारिक जातियां अपने आवागमन के साथ हिंदी का प्रसार करती रहीं। एक ही खड़ी बोली के दो रूप यूं अलग अलग ढंग से संस्कारित और प्रचलित हुए। कविता में यह संस्कार एकदम फर्क हो गया, पर अलगाव हिंदू मुसलमान के आधार पर कभी नहीं हुआ। जायसी, रहीम, रस खान जैसे मुसलमान हिंदी में लिखते हैं और हिंदुओं में चकबस्त, सरसार, फिराक उर्दू परंपरा के श्रेष्ठतम रचनाकार हैं। जैसा कहा गया, हिंदी उर्दू में अंतर बोलचाल के स्तर पर नहीं है, अंतर साहित्य के स्तर पर है। कुछ तो भिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की वजह से, कुछ छंद विधान को लेकर, पर अधिकतर काव्य भाषा की प्रयोग विधि में अंतर के कारण सांस्कृतिक और पारिवारिक अनुषंगों के ही होने से खड़ी बोली के दोनों रूपों उर्दू और खड़ी बोली हिंदी को हिंदी लेखकों विशेषतः ब्रजभाषा के समर्थकों द्वारा यामिनी कहकर संबोधित किया गया। यह तिरस्कार सूचक विशेषण उर्दू के लिए नहीं, खड़ी बोली मात्र के लिए था। इस्लामी दरबार से संपर्क के कारण फिर उर्दू में ने वर्णिक या मात्रिक भारतीय परंपरा के किसी छंद विधान को स्वीकार नहीं किया गया और इससे भी अधिक उर्दू शैली में अलगाव आया। काव्य भाषा की प्रयोग विधि के कारण उर्दू की विशेषता यह थी कि उसने दरबार और बाजार दोनों को एक साथ साधा था। वह उच्च संस्कृति से जुड़ी थी, पर अपने नाम के अनुरूप लश्कर के बाजार से भी। यूं उसका बोलचाल का रूप कविता में भी बराबर सुरक्षित रहा। उर्दू में शेर लिखा नहीं जाता कहा जाता है और यह एक अत्यंत मौलिक तथा गुणात्मक अंतर है। यही कारण है जिससे उर्दू काव्य भाषा में अर्थ क्षमता बोलचाल के मुहावरे से उपजती है, न कि कवियों द्वारा विकसित विशिष्ट बिंब विधान से। मुहावरा कहा जाता है, बिंब कहा नहीं जाता, बनाया जाता है। उस दृष्टि से यह अंतर्विरोध भी रोचक है कि उर्दू जो व्याकरण की दृष्टि से खड़ी बोली का निकटतम रूप है, काव्य भाषा के स्तर पर उससे अलग हो जाती है और मैथिली, भोजपुरी, अवधी, ब्रज आदि जो व्याकरणिक आधार पर अपेक्षाकृत अलग है, काव्य भाषा के स्तर पर एक साहित्य का निर्माण करती है, जिसे हम हिंदी साहित्य का संश्लिष्ट रूप कहते हैं। साथियों, यहाँ हमारा दूसरा भाग संपन्न हुआ। जल्दी ही मिलते हैं इस इतिहास के तीसरे भाग के साथ। आप सभी को बहुत धन्यवाद।